हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th के एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का एक टॉपिक जिसका नाम है बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम क्या कहता है? अच्छा, थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड आप पढ़ के आ चुके हैं प्रीवियस क्लास में 9th में ही, तो वहाँ से आइडिया हो गया हो। उनमें ज़्यादा कुछ नहीं, ये इंपॉर्टेंट है 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पढ़ के तो ये भी आए बोर्स मॉडल, बट यहाँ थोड़ा एक्सप्लेनेशन मेथड पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है कि हाँ, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की अल्फा रेज से बम्बार्डमेंट कराकर, और तो वहाँ जो कुछ रेज का डिफ्लेक्शन पाया हमने ZNS प्लेट पे, वो हमने पाया न्यूक्लियस के फॉर्म में। और जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी बताता है बोर्स मॉडल के द्वारा, रदरफोर्ड मॉडल के द्वारा, और जिसमें हमने रदरफोर्ड ने क्लासिकल मैकेनिक्स थ्योरी का यूज़ करके बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड में घूमते हैं और वो घूमते घूमते न्यूक्लियस में गिर जाते हैं। और वो क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि वो घूमने के दौरान कंटिन्यूस अपनी एनर्जी इमिट करते हैं, न्यूक्लियस में गिर जाते हैं। और ये थ्योरी फेल हो गई क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ही न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो एटम की परिकल्पना नहीं की जा सकती। अब यानी कि एटम्स की इमेजिनेशन ही नहीं की जा सकती यदि वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में गिर जाता है, वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो जाता है। थॉमसन मॉडल भी इसी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के कारण फेल हुआ था, क्योंकि उसने कहा था कि एटम एक वाटरमेलन की तरह है, फ्रूट की तरह है, जिसमें रेड पल्प पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव उसमें सीड्स एम्बेडेड रहते हैं पूरे में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल वो न्यूट्रल होता है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होता है। तो ये था थॉमसन मॉडल। फिर उसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल, न्यूक्लियस एक्सपेरिमेंट, और फिर बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। बोर्स मॉडल ने क्या कहा था? बोर्स मॉडल ने ये कहा था कि बोर्स मॉडल ने अपना हाइपोथेसिस दी और उसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड में, तो इसके पोस्टुलेट्स क्या क्या हैं? इसके इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in a definite circular paths which are called orbits, which are called orbits. For example, this is the nucleus and इसके अराउंड में ये सर्कुलर पाथ, ये के शेल है, ये एल है, ये एम है, इस तरह से। जबकि रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमते हुए आएगा ऐसे स्पाइरल पाथ में, न्यूक्लियस जहाँ पे होगा वहाँ पे फॉल हो जाएगा, जिससे ये परिकल्पना ख़त्म हो जाती है। तो ये था बोर्स मॉडल। अब सेकंड पोस्टुलेट्स क्या दिया था कि डेफिनेट एनर्जी होती है on the nucleus in a definite circular path which are called orbits which have fixed energy, या और डेफिनेट एनर्जी, फिक्स्ड एनर्जी, ये कहा था। सेकंड क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन एनर्जी in the orbits only in case of migrating from higher to lower or lower to higher respectively. इट मीन्स लूज करेगा तो हायर टू लोअर में जाएगा, और यदि वो गेन करेगा तो लोअर टू हायर में वो शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन्स। और क्या कहा था कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट
in an orbit are the integral electrons in an orbit are the integral multiple of h upon 2 pi. It means its angular momentum, it is telling about its angular momentum जो L है वो क्या होगा एन एच अपॉन 4 पाई के होगा। ये एल की वैल्यू एम वी आर होती है, फिजिक्स में भी पढ़ा है। ये पी हो और पी इंटू आर एंगुलर मोमेंटम होता है एल। तो एंगुलर मोमेंटम एन एच अपॉन 2 पाई के होता है वेयर एन आर इंटीजर्स, वेयर एन आर एन इज इंटीजर्स, वेयर एन आर इंटीजर्स, सॉरी ग्रामेटिकली, वेयर एन आर इंटीजर्स फॉर एन इजकल टू 1 2 3 जितने नंबर ऑफ उसमें साइकिल होंगी क्या सर्कुलर पाथ में जितने नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट करेगा वो एन की वैल्यू ये 1 साइकिल 1 2 3 तो एन एच अपॉन 4 पाई। सो दिस इज द रिलेशन एंड दैट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अच्छा और क्या दिया था इसने बोर ने, बोर एंड बरी, बोर एंड बरी टेल अबाउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिट। फॉर एग्जाम्पल के में 2 होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स ही, एल में कितने होंगे, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एम में 18 होंगे और एन में 32 होंगे इलेक्ट्रॉन्स। अब ये बताया था बोरबरी स्कीम के अकॉर्डिंग 2n स्क्वायर रूल से, यानी कि k की वैल्यू 1 के लिए, l की वैल्यू 2 के लिए, m की वैल्यू 3 के लिए और n की वैल्यू 4 के लिए वैल्यू रखते जाइए तो आपको 2 18 2 8 18 और 32 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ये आप पढ़ चुके हैं। अच्छा इसमें एक चीज़ और है कि इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व करते हैं उनके, ये इस थ्योरी से थोड़ा अलग चीज़ बता रहा हूँ या फिर इसी में ही समझ सकते हैं डायरेक्टली, डायरेक्टली कैसे भी, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच सबशेल, सबशेल मीन्स यदि मैं सबशेल की बात करता हूँ तो एस पी डी एफ है जिसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे एस में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1 है, पी में 3 है, डी में 5 है, एफ में 7 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच सबशेल आर कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला हम इसमें थोड़ा और चेंज करें तो मैक्सिमम कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल फॉर्मूला क्या है 4l+2, यानी कि मैं कहता हूँ सब शेल कितनी है हमारी, सब शेल है हमारी S P D एंड F। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यहाँ L की वैल्यू कितनी होती है 0 1 2 3। तो S के लिए, P के लिए, D के लिए एंड F के लिए इसमें वैल्यू पुट कर दिया, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। फॉर S सब शेल इलेक्ट्रॉन्स आर कितने होंगे 4 इंटू 0+2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर पी सब शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 4 इंटू 2+2 10 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 4 इंटू 1+2 दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन्स बाय मिस्टेकनली, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि पी के लिए 1 होती है ना एल की वैल्यू में तो पुट कर रहे हैं यहाँ से। फॉर डी सब शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे डी के लिए 4 इंटू
2 + 2 कितना आ गया, 4 2 = 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एफ सब शेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे आपके, 4 × 3 + 2, 4 3 = 12 और 2 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए बढ़ते कैसे। सेकंड पॉइंट इसमें जो नोट में याद करने वाला बात है कि ईच ऑर्बिटल ऑफ एनी सबशेल कैन accommodate only 2 electrons maximum, जैसे कि मैं कहूँ S सब शेल है, ये S है, ये मैंने P बना दिया, और ये D है, 1 2 3 1 2 3 4 और ये 5, ये D है, और ये F है, 1 2 3 4 5 6 7, ये F है। अभी बात बताइए, S में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, P में मैक्सिमम तो 6 होते हैं, और एक में 2 आ सकते हैं। पहले सिंगल ही फील्ड होगा, मैक्सिमम 2 आ गए, यहाँ आ गए, अब जगह नहीं है 3 भरने के बाद, तो मैक्सिमम 6 है, तो 6 ही निकाला था हमने P के केस में। ये तो है सबशेल के अंदर के ऑर्बिट हैं, ऑर्बिटल्स हैं, ये 1 ऑर्बिटल, ये 2 ऑर्बिटल, ये 3 ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, यानी कि बाकी मैं छुपा दूं, एक ऑर्बिटल यदि ये है तो इसमें 2 आ सकते हैं मैक्सिमम, और यदि पूरी सब शेल के सारे ऑर्बिटलों की संख्या मिलाऊं तो 6 आती है, वो इस रूल से 4l + 2, ये रहा 4l + 2, जिसकी वैल्यू हमने हर एक की रखकर ये आंसर निकाला है। ठीक है, अच्छा डी में कितने हो सकते हैं, एक एक भरे पहले, 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10, तो 10 निकाला कि नहीं निकाला था मैंने डी के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स, पी के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स, एस के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, और एफ के लिए 14 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 आ गए ना, हमने 14 निकाला था 4l + 2 फॉर्मूले से, और हर ईच सेल में 2 हैं, तो यानी कि मैक्स भरना तो हुंस रूल से है, पहले सिंगल ही फील्ड, फिर डबल ही मैक्सिमम हो सकते हैं, और ये मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम हर ऑर्बिटल में, एफ सब शेल के हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। तो आप इस तरह से ये भी चीज़ समझते चलिए कि नंबर ऑफ सब शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम कहाँ थे, हम बोर मॉडल पे थे, तो बोर मॉडल ने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लूज और गेन जब करेगा जब वो एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जंप करेगा, लोअर से हायर में करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और हायर टू लोअर में जंप करेगा तो एनर्जी लूज करेगा, लोअर टू हायर में जंप करेगा तो एनर्जी गेन करेगा, और हायर टू लोअर में यानी कि हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिटल में यदि जंप करेगा तो एनर्जी लूज करेगा, हायर एनर्जी सेल से लोअर में जाएगा तो एनर्जी लूज करेगा, लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी गेन करेगा। तो ये था बोर का कॉन्सेप्ट। और बोर ने एक और पोस्टुलेट दिया था, उसने एटॉमिक स्पेक्ट्रा की खोज की थी। क्या, he gives the idea of atomic spectrum of light for hydrogen atom, उसने क्या कहा था कि एक लाइट सोर्स को पास किया जाता है, और इस तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, वहाँ से इस तरह से लाइट सोर्स पास किया गया, वो इस तरह से रेस पास होती है, और जब ये रेस प्रिज्म पे पड़ती है तो 7 कलर में इस तरह से डेविएट हो जाती है, और 7 कलर में डेविएट हो जाने के बाद यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोप पे उसको एनालाइज कर लिया जाता है, और वो पैटर्न स्क्रीन पे इस तरह से बनाता है, यानी कि पहले ऐसे लाइन, फिर ब्राइट लाइन, दूर दूर, फिर पास पास डार्क लाइन, इस तरह से। तो ये उसने, लेकिन इसकी खामी क्या थी कि इसने हाइड्रोजन एटम के लिए दिया था, और वो भी इतना फाइन नहीं दे पाया था इसने,
तो और अदर हायर एलिमेंट की बात तो छोड़ ही दो, इसने हाइड्रोजन एटम के बारे में ही डिस्कवर किया था। इसकी लिमिटेशंस क्या रह गई? बोर मॉडल की लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल, बोर्स मॉडल की लिमिटेशन क्या थी? बोर्स मॉडल की लिमिटेशन ये थी कि पहला तो ही कुड नॉट, या इट कुड नॉट करो, मॉडल है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा फॉर हायर एलिमेंट्स, फॉर हायर एलिमेंट्स, ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम, ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम, ये बताया था। सेकंड क्या कहा था बोर भाई साहब ने? कि सेकंड कहा था इन्होंने, हाँ, सेकंड क्या कमी रह गई? कहानी था क्या क्या कमी रह गई? इट कुड नॉट, ये तो स्पेक्ट्रम के बारे में था। दूसरा था इट कुड नॉट स्पेसिफाई द एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिक, जिसको हम जीमन इफेक्ट कहते हैं, एंड इलेक्ट्रिक, जिसको हम स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट्स इन एन एटम। तो इन दोनों के बारे में स्टडी नहीं बता पाए, तो यहाँ पर ये ठप हो गया। वहीं जीमन इफेक्ट को आगे चलकर समरफील्ड ने बताया था। समरफील्ड ने फिर इसकी और डिस्कवरी की थी, जो हम ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे सेकेंड या थर्ड ईयर में। फर्स्ट ईयर में भी कुछ पोर्शन आ जाएगा, सेकेंड या थर्ड ईयर में नॉर्मली पढ़ते हैं इसके बारे में। तो ये था लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। तो इतना हमने जाना बोर मॉडल के बारे में, उसके पोस्टुलेट्स के बारे में और उसके लिमिटेशंस के बारे में। अब हम बात करते हैं बोर रेडियस और उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले की। एनर्जी कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी कैसे होगी, रेडियस क्या होगी, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। जैसे यूजिंग द इक्वेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बैलेंस है इस तरह से। तो zr²/4πε0/r²। तो बोर्स रेडियस इसी से कैलकुलेट करके एक जनरल फार्मूला बन गया, Rn=a0n²/z। ए नॉट यानी कि फर्स्ट बोर ऑर्बिट की एनर्जी, जो रेडियस होती है वो कितनी होती है? 0.529 एंगस्ट्रॉम। बाकी की वैल्यू पुट करते जाइए, आपको वैल्यू मिलती जाएंगी। z बराबर एटॉमिक नंबर है, n बराबर नंबर ऑफ शेल्स हैं। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं बोर ऑर्बिट को। एनर्जी ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट का फॉर्मूला En बराबर -kz² k की वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जूल में फाइंड करेंगे 2.18 इंटू 10⁻⁻18। तो इसमें पुट करिए वैल्यू, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। पोटेंशियल एनर्जी का EP =ZE²/4πε0r =-2 kz²/n²। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू ये होती है 2.18 इंटू 10⁻6/n इंटू जेड। तो इस तरह से आप मीटर पर सेकंड में स्पीड निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, ये तो सिंपल फॉर्मूले हैं, ड्राइव्ड फॉर्मूले, इनके डेरिवेशन से मतलब नहीं है, इसलिए मैंने रिटन फॉर्म में आपको अभी रिवाइज करा दिए हैं। तो आप इनमें डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इन पे। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन nth बोर्स ऑर्बिट इज दिस Vn/4πRn। तो इस तरह से हमने डिस्क्राइब किया बोर के बारे में। तो आप इजीली उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आई होप समझ पाए होंगे, और इस तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते रहिए,
अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए, बताइए कैसा रहा और आगे क्या लाऊं मैं आपके लिए। इसी तरह से और कॉन्सेप्ट हम डालते रहेंगे वीडियो में। धन्यवाद।